सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेस को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कल जो हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था वो बेसिक आपके दिमाग में स्टोर्ड है ना। वो आई होप कि आउट नहीं हो गया, वो इन है ना। तो सर, हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बेटा मैं आप लोगों को यहां पे शुरू करने जा रहा हूं विथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिंपल सा अगर मैं डिफरेंस बता दूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा फोकस होगा ऑन द कॉस्ट कैलकुलेशन, कंट्रोल, रिडक्शन, ये सब पे हमारा फोकस होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी विल बी लुकिंग एट सेवरल डिफरेंट टूल्स जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करने वाला है इन टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस। ओके, तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहने का मतलब यहां पर भी हम लोग ऐसे ही कुछ टूल्स कैलकुलेट करेंगे जिससे कि डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को हेल्प होने वाला है। अब ये कैसे चीजें होंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस, also known as break even analysis. Okay, CVP analysis also known as break even analysis. चलिए सर, ये क्या है सर? CVP का मतलब होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ऑलराइट। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सर हम लोग यहां पे स्टडी करने वाले हैं वॉल्यूम में चेंज, कहने का मतलब यूनिट्स में चेंज की वजह से क्या चेंज आता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑन द कॉस्ट एंड हेंस ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोना अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम कॉस्ट के बिहेवियर वाइज जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बिहेवियर वाइज हम लोगों ने कल ही देखा था कि द कॉस्ट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट कैन बी फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट कैन बी मिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अब यहां पे सबसे पहले ये अजम्पशन ये करते हैं कि ऑल द कॉस्ट कैन बी बाइफरकेटेड एज ईदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर, व्हाट अबाउट मिक्स्ड कॉस्ट? अरे भाई, मिक्स्ड कॉस्ट में कुछ हद तक वेरिएबल है, कुछ हद तक फिक्स्ड है। तो भाई वेरिएबल पोर्शन को अलग करो, इंक्लूड कर लो वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन को अलग करो, इंक्लूड कर लो फिक्स्ड कॉस्ट में। तो जो मिक्स्ड कॉस्ट है उसमें भी हम लोग वेरिएबल और फिक्स पोर्शन अलग अलग करके अल्टीमेटली वेरिएबल और फिक्स में ही काउंट कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कैन बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कैन बी रिलेटेड टू सेल्स, कैन बी रिलेटेड टू मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन, एनीथिंग लाइक दैट। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट की भी अगर मैं बात करूं, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, ये भी सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, ये भी एडमिन से रिलेटेड हो सकता है। तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ऐसा क्या है सर? ओके, सो इसकी वजह से लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द इनकम स्टेटमेंट। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लेने के बाद अब आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट तो आता है, ये मैं अज्यूम करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो सर इनकम स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले जो नॉर्मली स्पीकिंग जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, जो गैप बेस्ड होता है, गैप बेस्ड, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह का दिखता है। शायद आप लोग शुरू करते हो विद सेल्स, फिर उसमें से आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट। जो रिजल्ट बचा उसको आप कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। प्रॉफिट को ही कभी कभी मार्जिन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अब फिर हम लोग इसमें से माइनस करते हैं अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग नेचर के फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलो ऑपरेटिंग वर्ड में हटा देता हूं फिलहाल के लिए। चलो यहां पे मैं माइनस कर देता हूं, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं फिक्स्ड कॉस्ट लिख रहा हूं मैं, सॉरी। यहां पर हम लोग माइनस कर देते हैं अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस। अब ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली आप पीएनएल में लिखते हो। सर कौन से एक्सपेंसेस? अरे सर यहां पे एडमिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग
एक्सपेंसेस, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जनरल एक्सपेंसेस, ऐसे अलग अलग तरह के यहां पर एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करते हैं. हेंस द बैलेंस दैट वी गेट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. अब इस नेट प्रॉफिट में से हम टैक्स माइनस करते हैं तो मुझे बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव सीन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, अब होगा क्या जरा समझने की कोशिश करो. जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें जो एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो होते ट्रेडिंग वाले एलिमेंट्स. अब ट्रेडिंग वाले जो एलिमेंट्स है, दीज आर मोस्टली वेरिएबल, बट प्लीज अंडरस्टैंड इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर हो सकते हैं विच कैन बी फिक्स्ड. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब बात करता हूं ना, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट के अलावा, लेबर कॉस्ट के अलावा कुछ हद तक प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड्स भी आते हैं. और ये जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड्स है, कभी भी किसी भी ओवरहेड्स की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड एलिमेंट दोनों हो सकते हैं. ठीक है, सो सर जो सीओजीएस मैंने कहा मोस्टली इट विल बी वेरिएबल, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड जरूर हो सकता है. अब कहने का मतलब सीधा सीधा है, कुछ चीजें ऐसे हैं जो यूनिट्स के साथ वेरी होते हैं और कुछ चीजें हैं जो रादर पीरियोडिक नेचर के हैं. दीज आर सीओजीएस, इंक्लूडेड इन सीओजीएस. और इसी तरह से जब मैं इन तीनों की बात करता हूं, सर इन तीनों में भी कुछ हद तक वेरिएबल बिल्कुल हो सकता है. अब जैसे मान के चलो मैं कमीशन दे रहा हूं मेरे सेलिंग एजेंट को फॉर एवरी यूनिट दैट ही हैज सोल्ड. हर एक यूनिट पे मैं उसे 10 रुपए कमीशन दे रहा हूं. अब वो जितने यूनिट्स बेचेगा उसके मुताबिक उसको कमीशन दूंगा ना. तो सर समझो ये जो कॉस्ट है ये यूनिट बेस्ड कॉस्ट है, सो दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट. लेकिन यहीं पे कैन आई से द कॉस्ट कैन इवन बी फिक्स्ड, हो सकता है सर. तो ये सभी में वेरिएबल एलिमेंट्स, फिक्स्ड एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है ना. अब ये हमारा गैप बेस्ड प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन इस गैप बेस्ड प्रेजेंटेशन में जो अडॉप्ट किया जाता है वो होता है समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्या कहा मैंने? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अब मैं एकदम से इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक, लेकिन एकदम से इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि एकदम से हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे. थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़े थोड़े करके. पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम उस पे आएंगे, जल्दबाजी में नहीं जाएंगे. ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के सिर्फ जान के रख लो कि जो गैप बेस्ड होते हैं, जो एएस रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो हमारे नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, लेकिन आगे चल के मैं आपको एक पूरा कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग कहीं कुछ तो गलत जा रहे हैं सर. और वो जो गलत जा रहे हैं ना, उसकी वजह से जो कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे वो थोड़ा इधर उधर होगा सर. अब जरा समझने की कोशिश करो. अगर कंक्लूजन से ऊपर नीचे होने वाला है, देन इसका सीधा सीधा इंपैक्ट मेरे डिसीजन पे पड़ सकता है सर. जरा समझने की कोशिश करो. आई एम अबाउट टू टेक अ डिसीजन एंड द बेस दैट आई एम टेकिंग इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक. अगर प्रॉब्लमैटिक बेस को मैं पकड़ते हुए डिसीजन लेने जा रहा हूं तो भाई डिसीजन भी तो गड़बड़ी होगा, सही थोड़ी ना होगा. तो एज अ रिजल्ट मैंने यहां पर इसका एक रेमेडी ढूंढना है. तो रेमेडी क्या है? रेमेडी इज कि सर डोंट अडॉप्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रादर रीमेक द थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, या इसी को मैं एक और नाम से पुकारता हूं वेरिएबल कॉस्टिंग. ओके, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग एक सिंपल सी बात से शुरू करता है कि भाई साहब हमारे कॉस्ट में एडमिन का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, सीओजीएस का हो सकता है. अरे मेरे भाई जो भी हो सकता है होने दो, हम इसको सीधे सीधे दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. क्या? वेरिएबल एंड फिक्स्ड. बस सिर्फ इतना कर दो. आप अपने कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करो, उसके बाद देखो क्या होता है. इतना सा कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग. मतलब क्या सर? देखो आराम से. अब इसी बेसिस से, अरे ये क्या हुआ, एक मिनट. ओके चलो. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, देखो मैं फिर से वहां पे शुरू करता हूं सेल्स से. आई स्टार्ट विद द सेल्स. बस सेल्स में से अब मुझे दो ही चीजें माइनस करनी है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट.
ठीक है ना। तो देखो सर, वो वेरिएबल इधर का हो या वो वेरिएबल इधर का हो, मुझे यहां से सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना है। मुझे क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना है। एज सुन एज डिडक्ट द वेरिएबल कॉस्ट आई विल गेट अ बैलेंस। लेकिन जरा समझने की कोशिश करो, ये जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिया हुआ है इसमें कुछ हद तक सीओजीएस के कंपोनेंट्स है, कुछ हद तक एडमिन, सेल्स, जनरल सबके ही है। तो ये जो रिजल्ट है इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं कह सकता, गलत होगा वो तो, है ना। तो इसका नाम मैं दे दूंगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, क्या बचा, कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस कर देता हूं सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो बैलेंस बचा दिस विल बी माय प्रॉफिट। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को पहले माइनस किया, मुझे जो बैलेंस मिला उसको मैंने कहा कंट्रीब्यूशन, उसमें से मैंने माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट, जो बैलेंस मुझे मिला उसको मैंने क्या कहा, प्रॉफिट। सिंपल। ठीक है, अब ये जो है ये होगा हमारे शुरुआत, यानी ये होगा हमारा बेस, और इस चीज को बेस रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे टू द सीवीपी एनालिसिस और द ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, लेकिन एकदम से नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हौले हौले जाएंगे। आई हैव सीन मेनी पीपल मगिंग अप फॉर्मूलेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा अभी अभी आप लोगों ने देखा है, इसको आराम से थोड़ा अच्छी तरह से स्टडी करो, आप सारे फॉर्मूलेज खुद अपने मन से फ्रेम कर पाओगे, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब खुद मन से बना लोगे। अब वो कैसे होगा सर, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो सर, ये मैंने देखा, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज द इनकम स्टेटमेंट यूजिंग यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग या यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, यहां तक समझ में है सबको। चलो, अब मैं इस चीज को बेस लेते हुए अगर आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले ना इसको थोड़ा स्टडी करते हैं आराम से। अब मैं स्टडी करने के लिए क्या करता हूं, मैं यहां पे टी अकाउंट्स बना देता हूं, मैं यहां पे 2 टी बनाता हूं। ठीक है, देखो वही चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सेल्स, यहां पे लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट, यहां लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन। चलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी गॉट अ कंट्रीब्यूशन। अब ट्रेडिंग पीएनएल याद है, ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको पीएनएल में लिखते थे आप, उसी तरह से ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको ग्रॉस प्रॉफिट जैसा समझो। तो मैं इसी कंट्रीब्यूशन को यहां पे वापस ला लेता हूं, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो बैलेंस बचा इसको क्या कहूंगा, प्रॉफिट। राइट, आपके सामने 2 अलग अलग अकाउंट्स है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों को अच्छी तरह से जरा स्टडी करें और इसकी मदद से कुछ कंक्लूजन तक पहुंचे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ फ्यू फॉर्मूलेज, व्हाट्स है। चलो देखो, मान के चलो मुझे यहां पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, ये ठीक है, कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि आप वहां पे देख पा रहे हो, बता पाओगे मुझे कैसे कैलकुलेट कर पाओगे कंट्रीब्यूशन। देखो भाई, मुझे क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव चाहिए, ठीक है, मैं जब पूछूंगा तो आप लोगों को भी जवाब देना, ऐसे शर्माने से नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ जी, मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन, ये कैसे निकालूंगा। यहां पे 3 चीजें दिखाई दे रहे हैं आपको। एज्यूम करो कि सपोज मैं को यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सपोज मैं 50 में बेच रहा हूं और 30 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 20। कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट, इजी। ओके चलो, सपोज मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं निकालना है सर, मुझे निकालना है सपोज वेरिएबल कॉस्ट। बता सकते हो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए फिर, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं आपको पूछता हूं कि हाउ विल यू कैलकुलेट सेल्स, कैसे निकालोगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन आ गया। 3 फॉर्मूले तो अभी बना दिए हम लोगों ने। ओके, अब इसी तरह से ये नीचे वाले पे आते हैं। ठीक है, यहां पर सपोज कि मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूंगा,
कंट्रीब्यूशन नॉट कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट। ओके, अब मुझे अगर फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। और इसी तरह से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, कैसे निकालूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इजी, राइट? यस। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग दो मार्जिनल कॉस्टिंग अपने रजिस्टर में, जल्दी से गिव द हेडिंग। रजिस्टर, रजिस्टर निकाल के रेडी हो ना सब लोग? नया नवेला रजिस्टर है ना कॉस्टिंग के लिए, कि वही कोई पुराने रफ रजिस्टर में काम चल रहा है? चलो 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 निकालो, लिखना शुरू करते हैं। रजिस्टर में श्री गणेश करते हैं भाई, है ना? गणपति बाप्पा मोरिया। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है? वहां पे ऐसा हेडिंग दो, इनकम स्टेटमेंट, ऐसा हेडिंग दो, इनकम स्टेटमेंट, ऐसे एरो करो। पहले लिखो गैप बेस्ड, गैप बेस्ड में मतलब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है ये वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और उसी के बाजू में इधर लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रैकेट में लिखना वेरिएबल कॉस्टिंग। अब एक एक करके, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में लिखो आप लोग यहां पे, सेल्स माइनस सीओजीएस वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, लिखो इसको। ये तो मेरे ख्याल से आता होगा सब लोगों को, है ना? इनकम स्टेटमेंट तो पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने बनाया होगा अब तक। भाई कॉस्टिंग में मैं अजम्पशन ले रहा हूं, हाँ? मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ अकाउंट्स, चैंपियंस ऑफ अकाउंट्स, अजम्पशन ले रहा हूं, है ना? ले सकता हूं ना? ठीक। हम्म। तो सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें से माइनस करो एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। फुल फॉर्म लिखना आप लोग, मेरी तरह शॉर्टकट मत लिखना। एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस या एनी अदर जनरल एक्सपेंस। तो जो बैलेंस आ गया उसे हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। अभी फिलहाल ये टैक्स वगैरह रहने दो, टैक्स के पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। पार्ट का पार्ट नहीं, हाँ, टैक्स के पार्ट को बाद में देखेंगे। अब उसी तरह से बाजू में लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग ऑब्लिक वेरिएबल कॉस्टिंग, उसके नीचे इनकम स्टेटमेंट। अब लिखो वहां पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पूरा लिखना, वीसी मत लिखो मेरी तरह, आप लोग पूरा लिखो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बैलेंस जो आया उसे क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन। फिर उसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो बैलेंस बचा उसे कहेंगे प्रॉफिट। ऑलराइट, हो गया यहां तक लिखना?
अब इसका अगले पेज में जो बनाना है ना, वो मैं पेज पलटाऊंगा नहीं, वो आप लोग लिखोगे। लिख पाओगे? दो टी अकाउंट्स बनाए थे हमने, है ना? इस स्टेटमेंट को देखते हुए वो दो टी अकाउंट बनाओ, आप लोग बनाओ अभी, है ना? मेक दो टू टीज, दो अकाउंट। पहले अकाउंट में क्या क्या लिखोगे आप? क्रेडिट पे क्या लिख रहे हो? यस। और डेबिट में? यस, लिख लो, पहले टी अकाउंट बना लो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, वो लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है? और उसके नीचे एक और टी बनाओ। वहां क्या लिख रहे हो आप लोग? क्रेडिट पे लिख रहे हो कंट्रीब्यूशन, और डेबिट में लिख रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यस। अब इसको देखते देखते हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस बनाए थे, वो फॉर्मूलेस को बाजू में लिखो। ये मैं नहीं बताऊंगा, बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा इजी है। आई बिलीव, आई होप यू ऑल्सो बिलीव दैट। हो गया? चलिए क्रॉस चेक कर ले एक बार हम लोग। देख लीजिए, यही सारे लिखे आप लोगों ने। सॉरी। ओके, चलो, ये आप लोगों ने सबसे पहले यहां पे कुछ लिखा है राइट नाउ। ओके। ओके। मुझे यहां से ना इतना तो समझ में आ रहा है कि सर, अगर मुझे सेल्स पता हो तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके सर, इसी तरह से जरा सोच के देखो, अगर मान के चलो मैं आपको ऐसा कह देता हूं कि सेल्स है 5,000 रुपीज इन मिलियंस। ओके, सेल्स है 5,000, वेरिएबल कॉस्ट है 3,000, कंट्रीब्यूशन कितना होगा फिर? 2,000, है ना? सो तो कंट्रीब्यूशन 2,000 है, मैंने कह दिया फिक्स कॉस्ट है 1,500, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 500, राइट? यस। अब सपोज मैं आपको ना ये सारे डिटेल देता नहीं हूं, मैं चीजों को हाइड करता हूं। ठीक है? कैसे हाइड करता हूं? मैंने ये हाइड कर दिया, ठीक है, मैंने ये हाइड कर दिया, और मैंने सिर्फ इतना ही डिटेल दिया आपको। क्या डिटेल दिया मैंने? मैंने आपको प्रॉफिट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया, मैंने कंट्रीब्यूशन को हाइड कर दिया, सेल्स को भी हाइड कर दिया। तो हाइड करने से भी कहने से कि हम लोग को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? कंट्रीब्यूशन। कैसे पता चल जाएगा? इन दोनों के टोटल से, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? तो कंट्रीब्यूशन हैज टू बी 2,000। एक बार ये पता चल जाए तो मुझे सेल्स पता चल जाएगा। सेल्स हैज टू बी कितना? 5,000। सर, ये जो तरीका है ना, ये तरीका मैं क्यों देख रहा हूं?
ये तरीका इसलिए देख रहा हूं क्योंकि बेटा देखो, मैनेजमेंट को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और जब ये डिसीजन लेने की बारी आएगी, वी विल बी फेसिंग कंपटीशन। हमारे कंपटीशन में हमारे कंपटीटर्स भी होंगे, तो मुझे द चैलेंज विल बी आई हैव टू टेक द एक्यूरेट डिसीजन, लेकिन आई हैव टू टेक द एक्यूरेट डिसीजन फास्ट। सही डिसीजन तो लेना है, लेकिन जल्दी से भी लेना है, इससे पहले कि मेरा कंपटीटर डिसाइड कर ले, मुझे उस डिसीजन तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे सर? ये जगह पे रोल प्ले करता है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हेल्प्स अस इन टेकिंग द एक्यूरेट डिसीजन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। ठीक है, अब यही चीज कैसे किया जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ना मैं आपको ना कुछ बेसिक डेटा देके कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, और उसके मदद से और आगे बढ़ते हैं। सपोज कि हम लोग ना कुछ बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं वड़ा पाव। वड़ा पाव पसंद है सबको? वड़ा पाव है कि नहीं है? क्या बात कर रहे हो सर, वड़ा पाव किसको पसंद नहीं है? चलो, तो वड़ा पाव हम लोग बेच रहे हैं। ओके, चलो क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? सपोज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग, अच्छा पहले तो एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट यानी वड़ा पाव बनाने का खर्चा। ठीक है, तो वड़ा पाव बनाने के लिए मैं पाव लग रहा है, ऑयल लग रहा है, आलू लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ स्पाइसेस वगैरह लग रहे हैं, जो भी है ना? तो ये सब कुछ मिला के मुझे नहीं पता, मैं अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहा हूं। सपोज 12 पकड़ लू, 12 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, 12 रुपए पकड़ लिया मैंने। ओके, अब हम लोगों ने सोचा कि अभी अभी शुरू कर रहे हैं, महंगा क्या बेचना, तो हमने सोचा कि चल भाई मैं ना इसे 20 में बेच दूंगा। ठीक है, सो आई एम सेलिंग द वड़ा पाव फॉर 20। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक प्लेट बनाने के पीछे मुझे 12 रुपए लग रहे हैं, और हर एक प्लेट बेचने मैं कितने में बेच दे रहा हूं, 20 रुपए में बेच दे रहा हूं। यानी हर एक प्लेट पे मैं कंट्रीब्यूशन कमा लूंगा 8 का। कैन आई से सो? ओके, चलो सर, मेरी बिजनेस अभी शुरू हो गया, मेरा बिजनेस शुरू हो गया। मैंने अभी अभी सुबह से लेके अभी तक 100 प्लेट्स बेच दिए। कितने बेच दिए? 100 प्लेट्स बेच दिए। ओके, बहुत बढ़िया सर। 100 प्लेट्स को मैंने कितने में बेचा? 20 में बेचा। यानी व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेल्स वैल्यू इट इज 2000। चलो जरा कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 100 प्लेट्स का 12 के हिसाब से 1200, राइट? सो मैंने कंट्रीब्यूशन कितना कमा लिया? 800। बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलो दिन और जैसे आगे बढ़ता गया, सर हम लोगों ने अभी क्या कर दिया, हम लोगों ने 250 बेच दिए सर। 250, बढ़िया जा रहा है बिजनेस, है ना? तो 250 बेच दिए एट रेट 20, यानी कितने में बेचा? व्हाट इज द प्राइस? 250 इंटू 20। ठीक है, 5000 में बेच दिया सर, है ना? और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा फिर? अभी भी 1200 ही होगा क्या वेरिएबल कॉस्ट? 1200 ही होगा क्या वेरिएबल कॉस्ट? सोच समझ के बताओ आप लोग। डू यू थिंक 1200 ही होगा कि बदलेगा? बदलेगा। वेरिएबल कॉस्ट वॉज 12 प्रति यूनिट। अगर यहां पर वॉल्यूम यानी यूनिट्स बदले तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बदल जाएगा। सो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर? इट विल बी फॉर 250 प्लेट्स एट रेट 12। हाउ मच इज दैट विल बी? 3000। यस, सो व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन? 2000। करेक्ट? ओके, सपोज पहले दिन में इतना ही सेल कर पाया मैं। ओके ओके, ऐसा चलता गया चलता गया चलता गया। अब सपोज कि पूरा का पूरा मंथ मैं सेल करता गया, एंड सपोज नाउ आई से कि मैंने पूरे महीने में ना अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लेट्स बेचे हैं। 3000 प्लेट्स, दैट गुड एनफ। कितने में बेचा? 20 में बेचा। तो सर 3000 प्लेट्स एट रेट 20, बताइए जरा पूरे महीने का मेरा सेल कितना होगा? 60,000। पूरे महीने का मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? कैन आई से 3000 प्लेट्स एट रेट 12? 36,000। यानी पूरे महीने में मैंने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया?
24,000। करेक्ट, ओके। जरा ध्यान से देखिए, अभी अभी हम लोगों ने कुछ कुछ कैलकुलेशंस किए, राइट। अब इन कैलकुलेशंस की मदद से हम लोग फास्ट कैलकुलेट कर पाए, इसलिए लेट्स कन्वर्ट देम इनटू रेशियोज। कैसे रेशियोज में, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां सेल्स लिखा है, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, यहां पे कंट्रीब्यूशन लिखा है, ठीक है। इन तीनों में बुजुर्ग है सेल्स, बुजुर्ग है सेल्स। सो हम लोग रेशियो में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लेट्स आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स एंड लेट्स आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। ओके, चलो। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इस रेशियो को डिटरमाइन कर रहा हूं, इसको मैं कहूंगा वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। So what is variable cost ratio? It is simply the ratio of variable cost to sales. Similarly, दूसरा जो है वो है contribution ratio. Contribution ratio क्या है सर? It is the ratio of contribution to sales. कुछ समझ में आया? ओके, इसी का एक और नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ऐसा नाम क्यों देते हैं मैं बाद में बताता हूं आपको, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रेशियो का ही एक और नाम क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। ओके सर, मैंने किया ही क्या, यहां पे ये तीन चीजें थे, तीन चीजों में मैंने रेशियो निकाल लिया, रिलेशन देख लिया, बुजुर्ग सेल्स को रख लिया, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो विद सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन का रेशियो विद सेल्स, यही मैंने डिटरमाइन किया। चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो यार, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 12, है ना। सेल्स कितना है? 20। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन कितना है? 8। सेल्स कितना है? 20। ओके, लेट्स कैलकुलेट द रेशियो। इसको देखो तो कितना आ रहा है? 12 डिवाइडेड बाय 20, 0.6, ये 0.6, या इसी को मैं चाहूं तो कह सकता हूं 60%, चलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्या आ रहा है देखो तो 0.4, या इसी को मैं कहूं चाहूं तो 40% कह सकता हूं, चलेगा। ओके, अच्छा चलो अब एक काम करते हैं। ये तो ठीक है, ये हम लोगों ने ये 12, 20 और 8 लेके कैलकुलेट किया था। अब एक काम करते हैं, ये चीज को बेस लेते हुए कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो तो भाई वीसीआर क्या आ रहा है? वीसीआर यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और कंट्रीब्यूशन रेशियो या पीवीआर, देखो तो कितना आ रहा है? ये 1200 डिवाइडेड बाय 2000, अरे 0.6 ही आ गया फिर से, अच्छा यानी 60%। ओके, इधर देखते हैं 800 डिवाइडेड बाय 2000, अरे ये भी सेम आया, हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, 0.4 है ना, 40%। ओके, अब इधर देखते हैं, चलो इसको बेस लेते हैं। इधर वीसीआर 3000 डिवाइडेड बाय 5000, देखो अभी कितना आ रहा है? फिर से सेम आया यार, अच्छा ओके ठीक है, चलो कंट्रीब्यूशन रेशियो पीवीआर, पीवीआर है 2000 डिवाइडेड बाय 5000, तेरी फिर से सेम आया। अच्छा चलो इस बार देखते हैं, ये पूरे महीने का है, महीने भर का देखते हैं। चलो वीसीआर 36,000 डिवाइडेड बाय 60,000, अरे यार फिर से सेम आ गया। एंड पीवीआर ओके, यू नो व्हाट, क्या हो क्या रहा है यार? देखो मैंने पर यूनिट लिया तो भी यही आंसर आ रहा है, मैंने 100 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो भी वही आंसर आ रहा है, मैंने 250 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो भी वही आंसर आ रहा है। अरे भाई पूरे महीने के मैंने 3000 यूनिट्स ले लिए तो भी वही आंसर आ रहा है। सीवीपी एनालिसिस यही कहता है कि लेट्स अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। हम लोगों ने वही देखा, ये पूरे केस में अगर मैंने कुछ चेंज किया तो वो था ना वॉल्यूम। मैंने यहां पे 100 प्लेट्स का कैलकुलेशन किया, यहां क्या किया 250 प्लेट्स का कैलकुलेशन किया, यहां क्या किया 3000 प्लेट्स का कैलकुलेशन किया, लेकिन द बेस वाज सेम। हर बार आई टुक द सेलिंग प्राइस एज 20, हर बार आई टुक द वेरिएबल कॉस्ट एज 12 एंड हेंस हर बार द कंट्रीब्यूशन वाज 8। सर तो क्या समझ में आ रहा है? ये वॉल्यूम की वजह से इनके रेशियो में फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके अमाउंट में फर्क पड़ रहा है, लेकिन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। सो आगे चल के अगर मैं आपको सीधा ऐसा बता देता हूं कि सर अगर मेरा सेल है 50,000 तो आप वेरिएबल कॉस्ट को बिना किसी वॉल्यूम के भी कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि यू नो दैट इट हैज टू बी 60%, राइट।
तो देखो सर कितना आएगा फिर वेरिएबल कॉस्ट, 30,000, और कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 20,000। सो मैं कोई भी सेल्स बता दूं अभी आपको, कहने से कि आपको वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बिकॉज यू नो द वीसीआर एंड द पीवीआर। ओके, चलो और एक बात जरा सोच के देखो, कहना ऐसे कि आपने वीसीआर कैलकुलेट किया था 60% और पीवीआर आपका हर बार आ रहा था 40%। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पे तो एक ही चीज था ना, सेल्स। आप इन दोनों को इसी के टर्म्स में तो रिलेट कर रहे हो। सो अगर ये 60% है, द अदर हैज टू बी द बैलेंस 40%। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि सर वीसीआर और पीवीआर, इन दोनों में से मुझे कोई एक भी अगर पता चल जाए तो मुझे दूसरा पता चल जाएगा। सो जरा सोच के बताओ, आई एम टेकिंग अ फ्रेश पेज। इफ आई टेल यू दैट अगर कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस का वीसीआर है 75%, तो इससे आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जैसे ही वीसीआर लिखा 75%, क्या दिमाग में आ रहा है? पीवीआर आ रहा है। क्या आ रहा है? पीवीआर क्या होना चाहिए? बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट, 25%। है ना? तो मुझे यहां से क्या पता चल जाएगा कि वीसीआर पीवीआर इन दोनों में से मुझे एक भी कोई बता देना, तो मैं दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। राइट? चलो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब सपोज आई टेल यू वन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया कि एक पर्टिकुलर हमारा क्लाइंट है। उस क्लाइंट ने कहा कि उसका जो सेल्स है वो है 80 lakhs फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, 80 lakhs। ओके, और इस भाई साहब का जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है ये है 70%। मैंने सिर्फ इतना डिटेल दे दिया, लेकिन इतना देने पे आपको मुझे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके देना है। निकाल पाओगे क्या? 24 lakhs कैसे कैलकुलेट किया आपने? हम्म 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 ओके, तो आपने 80 lakhs का 70% निकाल लिया, तो उससे आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, और एक बार वेरिएबल कॉस्ट मिल गया तो आपने उसमें से सेल्स में से माइनस कर दिया, तो आपको पता चल गया कंट्रीब्यूशन। है ना? लेकिन जरा समझने की कोशिश करो दोस्तों, ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो यहां पर आपको फास्ट भी करना है। यू आर इन अ कॉम्पिटिशन, बिजनेस में आपका कॉम्पिटिशन चल रहा है। मैनेजमेंट अगर आपने जल्दी नहीं लिया, डिसीजन जल्दी नहीं लिया, तो आपका कंपटीटर बाजी मार लेगा। तो आपको जल्द से जल्द कैलकुलेशन करने का एक और तरीका है। सर इफ वीसीआर इज 70%, पीवीआर हैज टू बी 30%। आ रहा है ये बात दिमाग में? तो सर कहने से कि मैं 80 लाख का डायरेक्टली 30% निकाल लूं तो भी मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। राइट? फास्टर, फास्टर वे ऑफ गेटिंग द आंसर। तो यही बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है? यू जस्ट नीड नॉट कैलकुलेट द आंसर, यू ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट दैट सुपर फास्ट। ओके, चलो बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। इस एग्जांपल की मदद से अब आप लोग मुझे बताइए क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज मैं आपको बता देता हूं, सेल्स इज 3 crore 50 lakhs, 3 crore 50 lakhs, and if I tell you that the profit volume ratio is suppose 25%, ठीक है? तो मुझे आप वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन ये दोनों कैलकुलेट करके दे सकते हो।
ओके, यही आ रहा आंसर। कैसे निकाला सर? 260 to 500 is 75% of 350 and this is 25% of 350, करेक्ट। तो दोस्तों हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं जा रहे, नथिंग। हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करते हुए चल रहे हैं और अभी तक जो भी बेसिक कैलकुलेशन किया आप लोगों ने, कहना ऐसे कि दिस आर इजी, ये हार्ड लगा कि बिल्कुल भी आपको आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हो? ओके, बस ऐसे ही चलते जाओ, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट मी। चलो देखो अभी कैसे आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने सीख लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, ठीक है। देखो भाई, हम लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम में हमें मालूम है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना, वो इंस्टीट्यूट बाज नहीं आता। कहने का मतलब उन लोगों को सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने में अच्छा नहीं लगता, उनको ना थोड़े घुमाए हुए क्वेश्चंस पूछने में ज्यादा ही मजा आता है ना। तो ये लोग सीधे की जगह बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे हमें, है ना। ओके, तो जरा आराम से, व्हेन यू लुक एट वन फॉर्मूला, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया वीसीआर। क्या था वीसीआर? इट वाज द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, ऐसे ही था ना। ये फॉर्मूला देखा तो सर इसमें एक फॉर्मूला मत देखो, इसमें तीन फॉर्मूले देखो आप, जिनमें से एक आपके सामने है। एक और फॉर्मूला अभी अभी आपको निकालना है, सेल्स इज इक्वल टू, बता सकते हो क्या होना चाहिए? अगर मैंने ये लिखा है वीसीआर इज वीसी अपॉन सेल्स, तो सेल्स इज इक्वल टू मैथ्स, वीसी डिवाइडेड बाय वीसीआर। कहने से ये इधर उधर कर दो भाई, क्या हो जाएगा? इट विल बी वीसी डिवाइडेड बाय वीसीआर। आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं आपको बोल रहा हूं मुझे वीसी चाहिए सर, ये फॉर्मूला को बेस रखते हुए ध्यान में देखो, ध्यान से देखो, मुझे वीसी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कोई भी फॉर्मूले को बेस रख लो आप, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? सेल्स इनटू वीसीआर, राइट? आ गया ऐसा? ओके, अब इसी तरह से आप लोग इसके नीचे अभी लिखोगे पीवीआर इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, वो लिखोगे। और उसी तरह से, इसी तरह से जैसे मैंने इसको इलेबरेट किया वैसे इलेबरेट अभी आपको करना है। तो इस पेज को अभी आप लोग लिखो, पहले ये कॉपी कर लो, वीसीआर को कॉपी कर लो, वीसीआर इज इक्वल टू वीसी अपॉन सेल्स, पहले इसको कॉपी कर लो। डन। क्या लिखा आप लोगों ने फिर? अगर सेल्स का मुझे फॉर्मूला चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पीवीआर, क्या है फॉर्मूला फिर? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीआर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल्स इनटू पीवीआर। आ गया? ओके, सो कहना है से कि सर ये तीन में से मुझे कोई भी दो दे दो तो मुझे तीसरा मिल जाएगा। इनफैक्ट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तो पीवीआर से भी मिल सकता है। अब मैं इसी चीज को यूज करने वाला हूं इन माय नेक्स्ट सेट ऑफ पजल्स। मैं क्वेश्चंस नहीं कह रहा हूं, वी आर नॉट लुकिंग एट एनी क्वेश्चन राइट नाउ। हम कोई प्रेशर लेके नहीं देख रहे कि भाई मॉड्यूल का ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, इससे इतने इतने मार्क्स लाने हैं, कुछ नहीं यार, हम लोग से सीख रहे हैं। ओके, और इसके लिए मैं आपको कुछ पजल्स दे रहा हूं और देखते हैं सब लोग का कितना दिमाग दौड़ता है यहाँ पे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, सपोज अब मैं आपको यहां पे दे देता हूं सेल्स, या सेल्स नहीं देता हूं, चलो सेल्स भी क्यों दूंगा, सेल्स नहीं दूंगा, जाओ, नहीं देता सेल्स, ठीक है, मैं सेल्स को छुपा दूंगा। मैंने तुमको उल्टा दे दिया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने दे दिया आपको 3 या 32 लैक्स, 32 लैक्स। ओके, और अब मैंने आपको यहां पे दे दिया पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये है 20%। और मैं चाहता हूं कि आप सेल्स कैलकुलेट करो, ठीक है। ये कैसे निकालू सर, बता पाओगे?
अभी अभी जो आपने किया है उसी का यूज है यहाँ पे। सिक्स फोर्टी, 6,40,000 सेल्स। ओके, आप लोग के जवाब से ही मुझे समझ में आएगा कि मेरा स्पीड सही जा रहा है, फास्ट जा रहा हो, स्लो जा रहा हो, कैसा है, मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग के जवाब के मुताबिक मैं अपने आप में अमेंडमेंट्स लाता रहूंगा, तो आप लोग जवाब प्लीज दो ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, जो भी आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, डजेंट मैटर, जस्ट गिव एन आंसर। 40 lakhs। ओके, चलो जरा देखते हैं, आराम से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, इफ आई नो द पीवीआर, कैन आई से आई नो द वीसीआर? पीवीआर से वीसीआर मिल जाएगा, कितना होना चाहिए? इफ 20% इज पीवीआर, वीसीआर हैज टू बी 80%, राइट? इतना मुझे समझ में आ गया कि वीसीआर इज 80%। अभी अभी हम लोगों ने यहां पे कुछ लिखा हुआ था, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वीसीआर, राइट? So sales will be equal to variable cost divided by VCR. So what is my variable cost? It is given to me 32 lakhs. And what is my VCR? 80%, या उसको मैं 0.8 कह सकता हूं। मिल गया सर, कितना आ रहा है सेल्स? 40 lakhs। आ गया? चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कंट्रीब्यूशन इज 15 lakhs, वीसीआर इज 70%, सेल्स कितना होगा? फिफ्टी लैक्स, ओके। चलो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको यहां पे वीसीआर दिया है, वीसीआर दिया है यानी पीवीआर पता चल जाएगा। पीवीआर हैज टू बी 30%, करेक्ट? अब मुझे यहां पे कंट्रीब्यूशन पता है, कैन आई से सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर? सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो सर कंट्रीब्यूशन तो मुझे पता है 15 lakhs है, और पीवीआर अभी अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया 30% यानी 0.3। तो सर मेरा सेल्स कितना होना चाहिए? 15 lakhs डिवाइडेड बाय 0.3, ये आ गया 50 lakhs। ठीक है भाई, हमने क्या किया? हमने उस एक इनकम स्टेटमेंट को बेस लिया, उसके दिए हुए एलिमेंट्स को स्टडी किया, उसको रेशो वेशो में निकाला, एंड देन वी आर जस्ट लुकिंग एट डिफरेंट कैलकुलेशंस कि अगर ये मिसिंग है तो कैसे ढूंढ के निकालेंगे,
दैट्स इट, इतना ही कर रहे हैं हम लोग अभी तक। ठीक है, चलो तो अब मैं इसके आगे का एक और पार्ट आपको बता देता हूं, इसके आगे का क्या। ठीक, चलो कमिंग बैक टू माय वड़ा पाव वाला केस। ठीक है, वड़ा पाव वाले केस में सपोज मैं बेच रहा हूं 20 के रेट पे, वेरिएबल कॉस्ट है 12, कंट्रीब्यूशन हेंस हो गया 8। ठीक है, अब जब तक मैं मान के चलो घर से बेच रहा हूं सपोज, ठीक है, घर से बेच रहा हूं, घर से बेच रहा हूं घर के ही पड़े हुए सामान में से। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक भी ऑर्डर आया तो मैं खुश हूं कि भाई कुछ तो कमाया, एटलीस्ट 8 रुपए तो कमाए, है ना। अगर 2 बिक गए तो 16 कमा लिए, 3 बिक गए तो 24 कमा लिए। जैसे जैसे मैं ज्यादा ज्यादा बेचता जा रहा हूं, जेब में कुछ ना कुछ पैसे आते जा रहे, एंड आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सैड। लेकिन द पॉइंट इज, मान के चलो मैं घर से नहीं बेच रहा हूं, मैंने बाहर एक दुकान भाड़े पे लिया हुआ है। ओके, मैंने दुकान भाड़े पे लिया हुआ है और मुझे दुकान का भाड़ा देना है 40,000 रुपए प्रति माह। 40,000 पर मंथ इज द रेंट ऑफ द शॉप। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए, अगर मैं 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट बेचूंगा पूरे महीने भर में, इज दैट गुड इनफ? कि सर मुझे कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स तो बेचने ही पड़ेंगे, कुछ वड़ा पाव तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रेंट भरना है 40,000 का, तो कहने से कुछ हद तक तो मुझे कुछ नंबर ऑफ वड़ा पाव तो बेचने पड़ेंगे। कैन यू टेल मी कितने बेचने पड़ेंगे? सर ध्यान से, मैं हर एक पे 20 में बेच रहा हूं, लेकिन सर 20 मेरे जेब में आ रहे हैं क्या? जरा सोच के देखना, वड़ा पाव अगर 20 में बेच रहा हो तो भाई पहले मेरे 12 रुपए लागत थे, 12 रुपए खर्च करके 20 रुपए जेब में आए, यानी एक्चुअली मेरे जेब में कितने आए? 8, है ना। तो हर एक प्लेट बेच के अगर आप कहोगे कि 20 रुपए जेब में आ रहे हैं, नहीं, 12 खर्च करके 20 आ रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट 8 ही आ रहे हैं, है ना। तो हर एक प्लेट पे मैं 8 रुपए कमा रहा हूं। अब एक प्लेट पे 8, 2 प्लेट पे 16, 3 प्लेट पे 24, 4 प्लेट पे 32, ऐसे कमाता जा रहा हूं। अब मुझे कितना कम से कम कमाने होंगे? 40,000 का तो रेंट देना पड़ेगा। तो कोई बता सकते हो मुझे कि मुझे मिनिमम कितने प्लेट वड़ा पाव बेचने ही पड़ेंगे एक महीने में? 5,000 कैसे निकाला? 40,000 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे किया ना। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका 5,000, बरोबर। कहने का मतलब कहने से कि मैं 5,000 से कम बेचूंगा, मतलब मैं फेल हो गया सर बिजनेस में। कहने से कि आपने कुछ हद तक आपके पासिंग मार्क्स जैसा कैलकुलेशन किया है। जैसे हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं ना, मिनिमम 40% स्कोर, अगर 40% भी स्कोर नहीं किया तो फेल हो गए सर, 40% के ऊपर पे स्कोर किया तो पास हो गए। तो सर ऐसे ही कुछ बिजनेस का भी पास या फेल वाला पॉइंट आ गया मेरा, है ना। 5,000 प्लेट्स इज माय पासिंग पॉइंट्स, पासिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। अगर मैं इतने यूनिट्स भी ना बेच पाऊं, आई एम इनटू लॉसेस, और अगर मैं इससे ज्यादा बेच पाऊं, आई एम इनटू प्रॉफिट्स। कहने से कि ये काम का इंफॉर्मेशन है। जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो आपको पासिंग मार्क्स मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि भाई इतना तो मिनिमम है, इससे नीचे नहीं चलेगा। वैसे ही बिजनेस का भी पासिंग मार्क्स, आई मीन पासिंग यूनिट्स पता तो होना चाहिए कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स मुझे बेचने पड़ेंगे, है ना। तो सर ये जो आप लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया ना, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट का टिपिकल बुकिश डेफिनेशन पूरी दुनिया बोलते जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर इज देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो वो सबके सब ऐसे ही बोलते जाते हैं। बोलने दो सबको, हम भी जानते हैं वो है सही है, वो हम लोग भी पढ़ेंगे, थियरी पढ़ लेंगे, लेकिन उससे उसकी जगह पर लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज लाइक द पासिंग नंबर ऑफ यूनिट्स जो मिनिमम आपको बेचना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स, राइट। ओके सर, कहने से ये पर मंथ है ना, यानी ये भी पर मंथ है सर, इतने मिनिमम एक महीने में बेचने पड़ेंगे। ओके ओके, चलो मैं वापस आ रहा हूं मेरे वड़ा पाव वाले एग्जांपल में। हम लोगों ने पूरे महीने में 3,000 वड़ा पाव बेचे थे, है ना। सेल्स वॉज 3,000 वड़ा पाव। तो हमने कितने में बेचा सर? 20 के रेट पे बेचा। कितना कमा लिया हम लोगों ने? 60,000 कमा लिया, है ना। ओके सर, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर?
वेरिएबल कॉस्ट है 3000 वड़ा पाव एट द रेट 12, यानी कितना आ रहा था ये 3000 इंटू 12, कितना आ रहा था 36,000, यानी मेरे जेब में कंट्रीब्यूशन कितना आया 24,000। मैं इतना पैसा जमा कर पाया टू पे द रेंट फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से देखो, रेंट इज पर मंथ, यानी इट इज पीरियोडिक, यानी इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो सर ये 40 है सर, अरे रे रे, तो इनफ मैं कमा पाया क्या? नहीं सर, सो आई एम इनटू लॉस। कितने का नुकसान हो गया? 16,000। कुछ समझ में आ रहा है? सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर मेरे पासिंग जो यूनिट्स थे वो 5,000 थे, मैं यहां तक भी नहीं पहुंच पाया, मैंने तो सिर्फ 3,000 यूनिट्स बेचे। गड़बड़ दिखा? तो सर पहले साल तो मुझे नुकसान, पहले महीने नुकसान हो गया है ना, अब ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट नाम का कोई चीज होता है, और इससे मुझे पता चल गया कि एक महीने में किसी भी हालत में 5,000 प्लेट तो बेचनी पड़ेंगे। तो हम लोगों ने सारे प्रयत्न कर लिए, और अब मैं अगर आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ हमने सेल किए 7,000 यूनिट्स। देखते ही क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा? कैसे पता प्रॉफिट होगा? मैंने तो कुछ कैलकुलेशन किया ही नहीं, कैसे पता प्रॉफिट होगा? यस, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं, राइट? सो वी हैव क्रॉस द पासिंग मार्क्स, पासिंग पॉइंट्स, हेंस प्रॉफिट तो होगा सर। कितना होगा? लेट्स कैलकुलेट, चलो देखते हैं। सर 7,000 प्लेट्स मैंने 20 के रेट पे बेचा है, बताइए मुझे, फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए कितना आ रहा है? 140,000। बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 84,000। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? अब ये 56,000 को आप दो तरह से निकाल सकते हो, एक तो 140,000 माइनस 84,000, और एक तरीके से निकाल सकते हो सर हर एक पे 8 का ही कंट्रीब्यूशन है ना, तो 7,000 इंटू 8, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन इज 56,000, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था सर मेरा? 40,000। तो सर हेंस प्रॉफिट आ गया। कितना आया प्रॉफिट? 16,000। ओके, आ गया ये मेरा आंसर। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये पूरे कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा तो वक्त लगा ना कैलकुलेशन करने में, और आम जनता इसी तरह से कैलकुलेट करेगा। मैं आम में नहीं आता हूं सर, आई एम स्मार्ट। तो हाउ अबाउट यूजिंग व्हाट वी हैव लर्न जस्ट नाउ? ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा एक काम करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, है ना। इसको जरा स्टडी करके देखते हैं। सर वॉल्यूम का इंपैक्ट इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या पड़ रहा है? हम लोगों ने दो अकाउंट बनाए थे, पहले वाले अकाउंट का तो देख लिया, अभी दूसरे वाले अकाउंट में आ रहा है। चलो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? कंट्रीब्यूशन, यहां लिख रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट, यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट। ओके सर, ये कंट्रीब्यूशन अगर एक यूनिट के लिए लिखूं, फॉर 1 यूनिट, तो फॉर 1 यूनिट कंट्रीब्यूशन वाज 8, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट का कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट का है, फिक्स कॉस्ट पूरे महीने का है ना। अब वो 1 यूनिट बेचो, 2 यूनिट बेचो, 100 यूनिट बेचो, 1,00,000 यूनिट बेचो या मत बेचो, कहने से फिक्स कॉस्ट तो 40,000 ही है सर, है ना। तो मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट छोड़ो सर, लॉस हो गया है। तो प्रॉफिट नहीं हुआ सर, फिर लॉस हुआ 39,992। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, देखते हैं। चलो मान के चलो मैं 1,000 यूनिट्स का कैलकुलेशन करता हूं, 1,000 यूनिट्स, तो 1,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,000 यूनिट्स एट द रेट 8, ये कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा?
वॉल्यूम का फिक्स कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, इट स्टिल रिमेन्स 40,000। सो मेरा प्रॉफिट, अरे सर फिर से लॉस हुआ सर, कितना हुआ? 32,000। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, लेट्स कैलकुलेट फॉर 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स सर, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 5,000 यूनिट्स का? 5,000 एट रेट 8 कितना आता है? 40,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 40। बड़ा जिद्दी है यार, 40 में तो 40 पे अड़ा है। तो प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ ही नहीं सर, जीरो। अच्छा चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, लेट्स मेक द कैलकुलेशन फॉर 7,000 यूनिट्स। 7,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 7,000 यूनिट्स एट द रेट 8 यानी कितना? 56,000। फिक्स कॉस्ट कितना? 40। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 16,000। अच्छा, जरा देखो, अगर इसको स्टडी करके देखो तो इसके पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया था, जरा ध्यान से एक बार रिलेट करने की कोशिश करो चीजों को। हम लोगों ने यहां पर कुछ कैलकुलेशन किया था, ये देखो, यहां पर हम लोगों ने 1 यूनिट के लिए कैलकुलेशन किया था, फिर यहां 100 यूनिट्स का कैलकुलेशन किया था, फिर यहां 250 यूनिट्स का कैलकुलेशन किया था, फिर यहां पूरे महीने के 3,000 यूनिट्स का कैलकुलेशन किया था। हर एक जगह पर हम देख रहे थे कि यार ये जो चेंज हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। देखो यहाँ पे 20 के रेट पे था, यहाँ 12 के रेट पे था, यहाँ पे भी 20 के रेट पे था, यहाँ पे 12 के रेट पे था, सेम रेट पे हो रहा है। लेकिन अब उसी तरह से मैं इसमें वापस आ रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखो, क्या यहां पर ये यहां, क्या यहां पर ऐसा ही कुछ सिमिलैरिटी, प्रोपोर्शन दिख रहा है क्या आपको? कि नहीं सर, यहां तो कुछ अलग ही चल रहा है ना? जरा ध्यान से देखना, आप लोगों ने इससे पहले जो देखा था वहां पे देखा कि सेल्स में जो प्रोपोर्शन में चेंज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हुआ। देखो जरा, ऑब्जर्व करो इस बात को। देखो यहां पर जैसे मान लो ये 250 यूनिट्स है ना? 3,000 डिवाइडेड बाय 250 करके देखो कितना आ रहा है? 3,000 डिवाइडेड बाय 250, 12 नहीं, 3,000 डिवाइडेड बाय 20, 250, 3,000 डिवाइडेड बाय 250, 12। ओके, मतलब देखो ये 250 से 3,000 यानी 12 टाइम्स हो गया, है ना? जरा देखना यहां पे 5,000 से 60,000 कितना टाइम्स हुआ, जरा देखना जरा। 60,000 डिवाइडेड बाय 5,000 देखो तो कितना आ रहा है? 12 टाइम्स। अच्छा चलो, ये वेरिएबल कॉस्ट पे इंपैक्ट देखते हैं। ये 3,000 से 36,000 हो गया, कैलकुलेट करके देखो 36,000 डिवाइडेड बाय 3,000 ये कितना टाइम्स चेंज हुआ? 12 टाइम्स। ऑब्जर्व करो जरा कंट्रीब्यूशन, ये 2,000 से 24,000 हो गया, ये भी कितना टाइम्स चेंज हुआ? 12। कुछ देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है? जो चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनेट हो रहा है, ठीक है? ओके, लेट्स कम बैक हियर। अब जो मैं यहां देखने जा रहा हूं, क्या यहां भी मुझे प्रोपोर्शनेट चेंज दिखाई दे रहा है? ओके लेट्स सी, यहां कंट्रीब्यूशन 8 है और यहां पे कंट्रीब्यूशन 8,000 है, यानी 1,000 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ओके, 1,000 टाइम्स अगर इंक्रीज हुआ तो मेरा फिक्स कॉस्ट 40,000 से 40,000 पे ही आया। ये कितना इंक्रीज हुआ? हुआ ही नहीं। कुछ समझ रहे हो? फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है जरा सोचो, कंट्रीब्यूशन तो चेंज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज ही नहीं हो रहा। सो सर प्रॉफिट और लॉस में कैन आई से दैट देयर विल बी अ प्रोपोर्शनेट चेंज, और शुड आई से दैट देयर विल बी अ डिसप्रोपोर्शनेट चेंज? सर क्या लगता है आपको? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर तो हेंस ये जो है ना, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। और जब किसी चीज का कोई रिलेशन ही नहीं है, डोंट कैलकुलेट रेशियो।
बिकॉज इट वोंट लीड अस टू अ कंक्लूजन। ठीक है, तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है, इसलिए हम लोग इनका किसी भी तरह का कोई रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए रेशियो में वही रहा ऊपर, वो वीसीआर और पीवीआर, बस उसके अलावा कोई रेशियो नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ओके सर। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जरा ध्यान से, अभी अभी आपने लिखा था कि सेल्स जो है वो कितना है, 7,000 यूनिट्स एट द रेट 20, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 140,000, ऐसा मैंने आपको दे दिया है ना सर। कहना ऐसे कि आपको वीसीआर पता था, वीसीआर कितना था, 60%, यही आ रहा था ना। अगर आपको वीसीआर पता है तो मैंने आपको सिर्फ सेल्स दिया और मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया 40,000 रुपए महीना, बस मैंने इतना ही डिटेल दिया। कैन यू कंप्लीट द रिमेनिंग डिटेल्स? मिसिंग डिटेल्स को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट? कैसे निकाला, कैसे निकाला 84,000? यस, और ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो कि सेल्स इनटू 60% कर दो, सीधा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 60% रेशियो मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, तो वॉट एवर इज बाय सेल्स उसका 60% हैज टू बी वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 84,000। और एक चीज जरा ध्यान से देखो, आपको यहां पे सेलिंग प्राइस भी पता है 20, है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए, 20 का 60%, ऐसे ही होना चाहिए। निकालो जरा, 12। तीसरी बात, सर यूनिट्स इधर हमेशा सेम होंगे, 7,000 ही होगा। अगर यहां 7,000 है इधर भी 7,000 ही होगा। ओके, हेंस अब कंट्रीब्यूशन में भी पूरा ब्रैकेट सहित मैं पूरा कैलकुलेशन कर सकता हूं। मतलब यहां से तो मुझे पता चल जाएगा 56,000 बैलेंसिंग फिगर, लेकिन एक और तरीके से पता चल जाएगा 140,000 का 40% हैज टू बी 56,000। और एक चीज पता चल जाएगा, सर अगर सेलिंग प्राइस इज 20, इसका 40% शुड बी द कंट्रीब्यूशन। 40% मतलब कितना, 8, और ये हमेशा 7,000 ही होगा, जितना यहां लिखा है उतना ही यहां, उतना ही यहां। फिलअप कर लिया यहां तक। अब उसी कंट्रीब्यूशन को मैं यहां लिख देता हूं, 7,000 एट द रेट 8, ये कितना हो गया 56,000। तो मुझे प्रॉफिट पता चल गया 16,000। ओके, वही डिटेल फिर से लिखा मैंने, आई रोट द सेम डिटेल, बस इस पे थोड़ा सा कुछ नया सीखा। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो भाई, मान के चलो आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि आपके सामने एक सेल आ रहा है और आपको फट से कैलकुलेट करके बताना है बिफोर योर कंपटीटर की प्रॉफिट कितना है उसमें। ठीक है, आपको मैंने सेल्स दे दिया 140,000, ये मैंने आपको बता दिया, और आपको पता है कि वीसीआर इज 60%, यू नो इट। तो आपको यह भी पता है और आपको यह भी पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000। तो सर मैं जंप करके प्रॉफिट पे आ सकता हूं, कैसे? सर मुझे वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है, अगर मुझे यह पता है 60%, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हैज टू बी 40%। कैन आई से सो? इफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 40%, मैं सीधा इसका 40% निकाल लेता हूं, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। निकालो 40%, 140,000 का 40% आ गया 56,000, राइट? अब मुझे पता है कि यही 56,000 यहां पे आएगा, यानी इसी 56,000 में से इस फिक्स कॉस्ट को अगर मैं माइनस कर दूं, आई विल गेट अ प्रॉफिट। करेक्ट? सर इसको एक काम करें, एक फॉर्मूला बना लेते हैं जरा। सर देखो, प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला, पहले मैंने लिया सेल्स, ओके, फिर मैंने उसको 56,000 में कन्वर्ट किया, कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 40%। व्हाट वाज 40%? पीवीआर। सो सेल्स इनटू पीवीआर क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन, राइट? अब उसी कंट्रीब्यूशन में से मैंने माइनस कर दिया क्या? फिक्स कॉस्ट।
तो मुझे डायरेक्टली मिल गया प्रॉफिट। तो समझ में आया? चलो अब मुझे बताओ, कीपिंग द सेम डेटा, ऑल द डेटा इज सेम, ठीक है, नो चेंज इन द डेटा। मैं अभी आपको कहता हूं कि अगर मान लो किसी मंथ में हमारा सेल हो जाएगा 12 लाख, हमारा सेल हो जाएगा 12 लाख, तो आपको मुझे बताना है प्रॉफिट। लेट्स सी हु गिव्स मी द आंसर फर्स्ट। प्रॉफिट निकालना है, सेम डेटा, सब सेम। 4,40,000। कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले इसका 40% निकालोगे। क्यों 40%? बिकॉज दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 40% निकालोगे तो ये आ रहा है 480,000। ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पे करना है। कितना फिक्स कॉस्ट देना है? 40,000 ही देना है सर। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 440,000। तो समझे क्या किया? चलो एक और कैलकुलेशन करो। अगर मैं आपको बताता हूं कि सेल्स उसके अगले महीने में 15 लाख हो जाएगा, ठीक है, सेम डेटा, प्रॉफिट बताइए। 5,60,000। पक्का? सर फिर से वही करोगे, इंटू 40%। जैसे ही 40% निकालोगे यू विल गेट ए कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आ गया 6 लाख। अब बस फिक्स कॉस्ट पे करना है। कितना पे करना है? 40,000। तो जो बचा दैट इज माय प्रॉफिट। तो आई एम कमिंग बैक टू माय स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा था आपको? सीवीपी एनालिसिस इज नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशंस, इट इज अबाउट फास्ट कैलकुलेशंस, so that not just you take the accurate decision, you take it fast. Compared to your competitors, you're able to get the answer fast, and so that you can also take the decision fast. Okay, that's CVP analysis. Okay, चलिए सर, ये तो हुआ। अब इसी ये डेटा को यूज करते हुए मैं आपको थोड़ा बैक कैलकुलेशन करवाऊंगा। अभी कहना है इसे कि बिजनेस में कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है यार, मैनेजमेंट हमारे पास आया, जो हमारा क्लाइंट है वो आके बोल रहा है कि देख भाई सब ठीक है, वीसीआर इज 60% प्रॉफिट, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ना वो 40,000 है, ठीक है वो सब मान लिया, लेकिन भाई मेरे को ना प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट कमाने का है, मेरे को ना यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का है। कितना प्रॉफिट कमाने का है? ये भाई तूने यहाँ पे तो 5,60,000 बोला, लेकिन मेरे को कम से कम ना 12 लाख का प्रॉफिट होना। I want a minimum profit of 12 lakhs। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि सेल कितना होना चाहिए। अगर मुझे 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है, सेल्स कितना होना चाहिए? कैसे निकालूं सर? ओके चलो सोच के देखते हैं। सर अगर 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को वापस जाना है, कहना है बैक कैलकुलेट करना है। बैक कैलकुलेशन में मुझे ये पता है सर कितना, ये 40,000। तो इससे क्या पता चला मुझे? कंट्रीब्यूशन कितना कमाना पड़ेगा? 12,40,000। तो सर मुझे कंट्रीब्यूशन कमाना होगा 12,40,000, और मुझे ये पता है कि ये 40% है ऑफ द सेल्स। तो मुझे सेल्स मिल जाएगा क्या? कितना होना चाहिए? $31 लाख। कैसे निकाला सर? 12,40,000 डिवाइडेड बाय 40%, या डिवाइडेड बाय 0.4 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। सिंपल, इजी है कि नहीं? ओके, एक काम करें, इसको भी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर ले।
चलो एक काम करते हैं, मुझे सेल्स कैसे कैलकुलेट करना है, बैक कैलकुलेट फ्रॉम प्रॉफिट। तो सर जो भी मुझे प्रॉफिट कमाना है 12 लाख, मैंने सबसे पहले क्या किया था देखो तो सर, मैंने उसमें 40,000 ऐड किया था ना। व्हाट वाज 40,000? द फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये ऐड करके क्या पता चला, कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन को मैंने डिवाइड कर दिया बाय 40%। ऐसे ही क्या ना, 12,40,000 डिवाइडेड बाय 40%। व्हाट वाज 40%? कैन आई से इट वाज पीवीआर। तो मेरा सेल्स कितना होगा सर? इट विल बी प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। कुछ फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए अभी आप मुझे बताइए, अगर मान के चलो मुझे प्रॉफिट कमाना है, क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं 12 लाख भी नहीं कमाना, मेरे को कम से कम 20 लाख का प्रॉफिट होना रे भाई, कम से कम 20 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। बताइए सेल्स कितना होगा? 20 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा? 49 lakhs। $49 कैसे निकाला सर? सबसे पहले फिक्स कॉस्ट 40,000, यानी कंट्रीब्यूशन कमाने होंगे 20,40,000, और मुझे पता है कि कंट्रीब्यूशन इज 40%। तो सर मेरा सेल्स कितना होगा? 20,40,000 डिवाइडेड बाय 40%। करेक्ट? आ गया अभी सबको? इजी एकदम। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने अभी तक जो समझ लिया वो क्या क्या समझ लिया, चलो एक बार फिर से एक बार रिकलेक्ट करते हैं। सर मुझे इतना समझ में आ गया कि वीसीआर इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट। इसी को यूज करके मैंने और दो फॉर्मूलेस बना लिए। मुझे ये मालूम है कि पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, इसी को यूज करके मैंने और दो फॉर्मूले बना लिए। मुझे ये भी पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन, इन तीनों का कोई लेन देन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन ना होने की वजह से इनका मैंने कोई रेशियो कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। अब ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां पर अलग अलग तरह से कैलकुलेशंस किए कि अगर मुझे कोई सेल दिया रहा तो मैं प्रॉफिट तक कैसे पहुंचूंगा, अगर मुझे प्रॉफिट बताया गया तो मैं सेल्स तक कैसे पहुंचूंगा। ये सब हम लोगों ने इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करके डिराइव किया। तो उससे मुझे क्या पता चला सर? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर, ये मिल गया कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट तो प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से अगर मुझे सेल्स कैलकुलेट करना है तो मैं बैक कैलकुलेट करते क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मिला सर? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया बाय पीवीआर तो मुझे मिल गया सेल्स। ओके। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये अभी अभी हम लोगों ने जो जो फॉर्मूलेज बनाए, ये कोई किताब से देख के कॉपी करके उसको हम लोगों ने अप्लाई करके आंसर नहीं निकाला जैसे मैथ्स में आप लोग नॉर्मली करते हो। ये हमने बनाए और ये लॉजिकली बनाए। अब आप मुझे बताइए, ये फॉर्मूलेज क्या आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा कि कभी भी आप खुद अपने मन से फ्रेम कर लोगे इसको? इजी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। अब इसके आगे का जो है वो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज अभी बता के छोड़ दे रहा हूं। आज हमारा क्लास काफी लेट चालू हुआ, ठीक है, और उस चक्कर में हम लोग जो हमारा डेडलाइन टाइम है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक लास्ट चीज बता के छोड़ दे रहा हूं। हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे वापस से कल, ठीक है। तो देखो एक चीज और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दैट वाज अ ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ठीक है, चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम या टारगेट, मिनिमम टारगेट सेल्स। इतना तो सेल करना ही पड़ेगा, इतने में नहीं पहुंचे तो गए काम से। सो दिस इज लाइक पासिंग सेल्स, ठीक है। इतने में भी नहीं पहुंचे तब तो लॉस होगा सर, फॉर श्योर।
ठीक है, अब ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, हमारा आंसर आया था 5000, करेक्ट। अब 5000 कैसे आया था, जरा याद करने की कोशिश करो, आपने शायद 40,000 डिवाइडेड बाय 8 किया था, ऐसे ही किया था ना शायद आपने, 5000 जो निकाला था 40,000 डिवाइडेड बाय 8। अब जरा सोच के देखिए, व्हाट इज 40,000, व्हाट वाज 40,000, इट वाज अ फिक्स्ड कॉस्ट। और ये 8 क्या था सर, ये था कंट्रीब्यूशन प्रति यूनिट। तो जब मैंने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन प्रति यूनिट से से डिवाइड किया, मुझे पता चल गया ब्रेक इवन पॉइंट। ये 5000 यूनिट्स था सर, ये यूनिट्स था, ठीक है। तो मैंने एक और फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर लिया, क्या डिराइव कर लिया, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लॉजिक के साथ समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। चलो बल्ले बल्ले, तो इतना हम लोगों ने आज के क्लास में टारगेट कर लिया, इतना सीख लिया। आज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स है, और ड्यू टू डिले अगर कहीं डेडलाइंस अगर क्रॉस हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से इस सब्जेक्ट की वजह से तो दूसरे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। यू नीड टू गिव टाइम टू इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए मैं आज और ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, इसको मैं यहीं पे रोक दूंगा। हम लोग बाकी का जो रहेगा वो कल देखेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास में यहीं एंड कर रहा हूं तो फिर